चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. Sujay, Rahul, please keep your cam on. सर Yeah, Rishi. कल के वो जो न्यूमेरिकल्स में बहुत टफ है. ओके, कौन से वो 9 वाले 9 न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस हाँ प्रॉब्लम 5. ये सर 10th फर्स्ट 8th और 10th हो गए, बाकी नहीं है. ठीक है, मैं एक बार डिस्कस करूँगा. ठीक है. Rahul, Sujay, on your cam please. ओके, लेट्स बिगिन. आज हम लोग को 2 टॉपिक करना है, थियोरी है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स आज नहीं कर रहे हम लोग. एक डेरिवेशन भी है, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये. सो विल फिनिश दिस टुडे. पहला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये डाइलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक इसका मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब नॉन मेटल्स बेसिकली जो कंडक्टर नहीं होते हैं. The materials which are non-conductors or insulators are known as dielectric material. अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये कैसे बिहेव करेंगे, और ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है. ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आगे तुम कैपेसिटर पढ़ने वाले हो, और कैपेसिटर में ये वाला जो कंडीशन है इसको हम अप्लाई करेंगे. सो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका क्या रिलेशन है. अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, मैंने बताया तुम्हें ये 2 टाइप के होते हैं. इनके मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार. पोलार मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में स्लाइट सेपरेशन होता है. स्लाइट सेपरेशन मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स दे बिहेव जस्ट लाइक अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर बेसिकली एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट, हाँ कोवैलेंट बॉन्ड, यस कोवैलेंट बॉन्ड में पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं और नॉन पोलर भी आते हैं. कोवैलेंट कंपाउंड्स में एक एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल का, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H और Cl के बीच में स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होता है. इसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स के बीच में थोड़ा सा एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है. मतलब ये नेचुरली डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. सो दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल. और ऐसे बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तुम बोल सकते हो. ठीक है, सो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये दोनों डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल को बिलोंग करते हैं. और ये दोनों को अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, ये हमें स्टडी करना है. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे फिगर नंबर 7.18, इसमें दिखाया है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. तो क्या हुआ है कि उसका जो डाइपोल एक्सिस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो गया. मतलब इट गॉट अलाइंड इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड.
ये पोलर मॉलिक्यूल ने अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, चाहे पैरेलल या एंटी पैरेलल, दैट डज नॉट मैटर, बट अलाइन हो गया वो। ठीक है, ये एक बिहेवियर हमने देखा पोलर मॉलिक्यूल में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो दोनों स्ट्रेच हो जाएंगे, दे विल बी स्ट्रेच्ड, and when they will be stretched there will be a distance created between them, and this non-polar molecule will start behaving like polar molecule in external electric field। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से पोलर की तरह बिहेव करने लगता है और स्ट्रेच होके अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। सो दिस इज वन मोर बिहेवियर विच यू कैन सी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऑल इन ऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से बने हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, whenever you kept them in external electric field, they will align themselves in the direction of or in the parallel direction to the external electric field। ये तो ट्रू है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब देखो, जनरली सपोज मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल का मटेरियल है। अब वो मटेरियल के अंदर बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिगर नंबर 7.20 देखो। अब ये मॉलिक्यूल एक्चुअली रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं नॉर्मल स्टेट में, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, यू कैन से दैट द पोलर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स तो है, हर एक पोलर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, हर एक डाइपोल का खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है हर एक पोलर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज जीरो। The net electric field inside this area is zero. There is no net electric field inside this area। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो। अब यही चीज को अगर तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर या नहीं होगा? तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे ये बिहेव करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिगर नंबर 7.21 देखो। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, जो पोलर मॉलिक्यूल से बना है, नॉन पोलर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है, इफ यू सी ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर टूवर्ड्स द राइट, मतलब यहाँ पे प्लस 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 of the polar molecule which are at extreme right, and all the negative charges are towards left, minus minus minus, if you can see, of all the polar molecules which are at the extreme left। इसका मतलब क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों फेसेस, दोनों एक्सट्रीम फेसेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक तुम बोल सकते हो एक ग्रुप क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से तुम बोल सकते हो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विच विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड ये है, दिस इज द पॉजिटिव एंड, लेट मी जस्ट मार्क इट, दिस इज द पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड द नेगेटिव एक्सट्रीम इज ओवर हियर। सो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई डैश, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, because of all these aligned polar molecules। But don't forget that this is not the only electric field which is there. This electric field exists because there is one more electric field which is outside। इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये सारे नॉन अलाइंड पोलर मॉलिक्यूल्स अब अलाइन हो गए। ठीक है, सो वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई,
अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश। अब तुम अगर उनकी डायरेक्शन देखोगे तो वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है। मतलब ये दोनों इक्वल और सॉरी इक्वल नहीं, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, इक्वल नहीं। ठीक है। अब अगर तुम देखोगे इसमें, कोई मुझे बता सकता है कि इसमें ये जो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, वो किसकी वजह से, हाउ डज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट क्रिएटेड? जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किसने किया? यस, सॉरी कैन यू रिपीट? डाइपोल की वजह हाँ, वो डाइपोल की वजह से, लेकिन डाइपोल अलाइन हुए तभी तो ये क्रिएट हुआ है ना। डाइपोल अलाइन ही नहीं होते तो ये क्रिएट कैसे होता है? तो डाइपोल अलाइन क्यों हुए हैं, दैट इज द क्वेश्चन। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रूट कॉज जो ये सब कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एंटिटी या स्ट्रॉन्गर रूट कॉज कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेटर रूट कॉज विच इज कॉजिंग द dipoles to get aligned and create a smaller electric field within the dielectric material. इसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इस केस में, विच इज E माइनस ई डैश। ई नेट इज E माइनस ई डैश, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, E नेट इज E माइनस ई डैश। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, सिंपल मीनिंग है इसका, कि जब भी, इसको याद रखना है ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज माई कैमरा फ्रोजन? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? सुनाई दे रहा है ना क्लियरली सबको? यस सर। ओके ग्रेट। तो जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूटिलाइज्ड इन क्रिएटिंग वन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ तो एनर्जी यूज हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको अलाइन करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। So whenever you introduce a dielectric material in an external electric field, the intensity of electric field, external electric field will decrease. Remember that. ठीक है? So ये एक हो गया, E net is equal to E minus E dash. अब यहाँ से we can take one very important formula away, and that is the formula of dielectric constant. That dielectric constant is a very important parameter फॉर डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल। क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारे अराउंड, तो हमें कैसे उनको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उनको समझेंगे हम लोग? हाउ डू वी अंडरस्टैंड देम? वी अंडरस्टैंड देम बाय देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ज्यादा वीक कर सकता है। ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इफेक्ट उतना कम। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, उतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो वीक करेगा। ठीक है? सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज E by E net, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम याद कर सकते हैं E by K, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब
यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, जो अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये सारी चीज़ जो मैं जो बता रहा हूँ ना, इसका एप्लीकेशन सीधा न्यूमेरिकल्स में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम्हें पता है घुमा फिरा के पूछते हैं वो लोग, और हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई ऐसा एक क्लू छोड़ देते हैं जहाँ पे तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है ना। हाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो एक चीज़ और एक लास्ट बताता हूँ, मैंने अभी तक सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की है, अब मैं मेटल की बात करूँगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर्स होते हैं, मेटल्स कैसे बिहेव करेंगे। सो मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना अंदर, इट इज एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा मेटल में, मेटल के अंदर, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा टू ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो मेटल के अंदर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा मेटल के अंदर, वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वल और ऑपोजिट होगा। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा इफ एट ऑल अ मेटल इज केप्ट विद इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी मेटल को, रिमेंबर इन केस ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल और कंडक्टर बिकम्स जीरो। इसको इतनी बार तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स में घुमा फिरा के पूछा गया है ये क्वेश्चन, मतलब ये बिहेवियर मेटल का, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स या किसी भी टाइप के आंसर में, ये अगर तुम्हें बिहेवियर पता है मेटल का तो तुम उसका आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ सर्टन थिंग्स बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हाउ कैन यू आंसर थिंग्स। ये सेम चीज़ गॉस लॉ में यूज़ होती है, ये सेम चीज़ कैपेसिटर में यूज़ होती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में मेटल का स्लैब इंट्रोड्यूस किया। अब हमें अगर नॉलेज है कि मेटल के स्लैब के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है, तो बाकी जो बची एयर स्पेस है वहाँ पे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी को कंसिडर करना है। ये नॉलेज कब होगा, जब तुम्हें पता होगा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होता है इसका भी रीज़न मैंने बताया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है दैट इज़ यू कैन से 100% ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ऑपोजिट और इक्वल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इससे और एक चीज़ निकलती है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, मैंने क्या बोला, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। तो मेटल्स के लिए के की वैल्यू कितनी हो गई, के फॉर मेटल्स कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यस। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। ये और एक चीज़ याद रखनी है तुम्हें, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इन्फिनिटी, रिमेंबर दैट। तो ये हो गया तुम्हारा शुरुआत का टॉपिक, दैट इज बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट टॉपिक था आज का। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे जो काफ़ी लंबा जाने वाला है। इसके ऊपर द अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स विच यू विल ऑब्जर्व इन दिस चैप्टर आर यू कैन से मैक्सिमम। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जो भी मैंने तुम्हें टॉपिक सिखाया, डाइपोल सिखाया सपोज, तो डाइपोल पूरा हमने कंप्लीट किया। डाइपोल के ऊपर जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो बोर्ड्स में, JEE में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे मैंने कंपाइल करके तुम्हें दे दिए कल वर्कशीट में। जब मैं ये कंपाइल कर रहा हूँ ना, तो आई एम एबल टू सी दैट व्हाट क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम विच टॉपिक। मुझे सबसे ज़्यादा टॉपिक जो क्वेश्चंस मिले हैं वो गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मिले।
मतलब कुछ ऐसे टॉपिक से जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे घुमा फिरा के, ठीक है। सो व्हेन आई गिव यू द कंपाइल्ड वर्कशीट, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू सॉल्व इट कम्प्लीटली। उसका सोल्यूशन भी मैं तुम्हें दूंगा, मैंने पहले भी दिया हुआ है, अभी भी मैं दूंगा, मैंने सोल्यूशन भी अलग से बना के रखे हैं। तो पहले तुम वर्कशीट सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करोगे, जो भी नहीं आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, और फाइनली आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, सो यू कैन जस्ट चेक कि तुमने सही किया या गलत किया है, तुम्हारा कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। सिंस देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, अभी तो जो वर्कशीट कल दी है उसमें बहुत कम है, बट जनरली इफ यू सी ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर देर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, ठीक है। एंड यू विल गेट देम स्लोली, एज सुन एज वी कंप्लीट वन टॉपिक यू विल गेट सम क्वेश्चंस। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाएंगे इन द लाइव क्लास और वॉट एवर, बिकॉज अपने पास थियोरी भी कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल्स भी समझने हैं, और फिर प्रैक्टिस भी करना है। तो जो मैं सोल्यूशन देता हूँ उसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। और जो सोल्यूशन नहीं है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही हमें टाइम मिलता है, ठीक है ऋषि। सो आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि जो तुम्हारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से जो तुम्हें नहीं आया है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। बट मैं सबको बताना चाहता हूं कि प्लीज़ जिसका भी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाकी है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। मैंने मैथ्स का भी कल एक वीडियो दिया है, ये बेसिक है मैट्राइसिस का, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन के सिवा सब कुछ उसमें डाल दिया है मैंने, सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशंस, सब कुछ मतलब जो तुम्हारे मैट्राइसिस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे उसमें। सो अब उसके ऊपर जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैं लाइव क्लास में करूँगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू वॉच इट, टेक नोट्स, एंड यू आर रेडी फॉर द लाइव लेक्चर, ठीक है। ये प्लीज़ टाइम टू टाइम अपना काम करते रहो, नहीं तो तुम पीछे हो जाओगे। और अपने पास अभी रियली जो लास्ट ईयर मैंने देखा था, द स्कूल्स दे डोंट केयर, क्योंकि उनको भी नहीं पता है बोर्ड एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो दे डोंट केयर, वो लोग फटाफट सिर्फ अपना यूनिट टेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी विद देम, इफ़ यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपरली वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हमने की थी पॉइंट चार्ज से, रिमेंबर मैकेनिक्स में हम लोग कोई भी मतलब जब हमने शुरुआत की थी तो कोई भी बॉडी को हम पॉइंट मास मानते थे, यू रिमेंबर पॉइंट मास, उससे सारे कैलकुलेशन हमारे इजीली होते थे। फिर जब हमने लाइफ साइज्ड बॉडी की बात की जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हमें रियल इश्यूज समझ में आए, एंड देन वी अप्लाइड दोज कॉन्सेप्ट थे। वैसे ही यहाँ पे हमने शुरुआत की थी पॉइंट चार्ज से, लेकिन पॉइंट चार्ज से कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। आइडियल कंडीशंस में पॉइंट चार्जेस नहीं एग्जिस्ट करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में तुम्हें कुछ बॉडीज मिलेगी जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे बॉडी के सरफेस पे या फिर उसकी लेंथ पे या फिर उसके वॉल्यूम में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उस बॉडी के अराउंड कोई पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज आई यूज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज ओनली अप टू नाउ। मैक्सिमम मैंने डाइपोल का एग्जांपल ले लिया, तो डाइपोल में दो चार्जेस हैं, उसके अराउंड उसके एक्सिस पे या फिर उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे या फिर उसके अराउंड कहीं भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी मैंने ढूंढ लिया। बट अब चीज़ें कुछ अलग हैं, अब मुझे चार्ज बॉडीज को कंसिडर करना है, और चार्ज बॉडीज के अराउंड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे जो कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ बॉडी। ये कॉन्सेप्ट कैसे मैं यूज करूंगा, इसके लिए मुझे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि जो
एक सिंगल चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो हम लोग 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 ऐसे कुछ फ्यू नंबर ऑफ चार्जेस लेके सारे कैलकुलेशन अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइफ साइज्ड बॉडी में, एक रेगुलर साइज्ड बॉडी में कितने चार्जेस होते हैं? देयर आर ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस, ट्रिलियंस ऑफ। तो नंबर ऑफ चार्जेस से तो काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा कि उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो टोटल चार्ज है, इन विच मैनर इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट बॉडी। इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, or is it distributed over its surface, or is it distributed over a single line of a body? Because that body can be a rod, it can be a plane, you can say lamina, or it can be a spherical ball. और तीनों केस में अगर चार्ज है बॉडी के ऊपर तो वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीके से होगा, और हमें सारे केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, और जो केस हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहां पे काम आएगा कैलकुलस, यहां पे काम आएगा हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ ही ये चीज हो सकती है, क्योंकि जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर अ सरफेस और अ वॉल्यूम और अ लेंथ, देन you cannot just simply create a formula which satisfies all the conditions. No, without calculation that is not, sorry, without calculus or without integration that is not possible. मतलब इंटीग्रेशन और कैलकुलस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम, एरिया या लेंथ का केस हो, एक जनरल फॉर्मूला बना के उस कंडीशन में वो जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड दैट बॉडी ढूंढ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ठीक है। सो देयर आर 3 थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडीज कोई भी शेप की हो, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, थिन रॉड, कोई भी शेप की बॉडी हो, तुम्हें अगर ये 3 केसेस पता है तो तुम आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे रेगुलर फॉर्मूले विच आर गिवन, विच आर यू कैन से डिराइव्ड बाय एंड बाय फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑनवर्ड्स। जितने भी फॉर्मूला हमने डिराइव किए सब में ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। इसका सिंबल है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, देखो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बिकॉज देर इज नो पॉइंट of talking about conducting materials since there is no charge, there is no electric field within the conducting material. They behave slightly different in case of, you can say, whenever they are charged, the charge comes out on its surface. तो उनका बिहेवियर हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे मेटल्स का, जब उनको चार्ज हम देते हैं। बट जनरली हमारा जो हमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जनरली वो होंगे नॉन मेटल्स के बारे में या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। सो इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स चार्ज को हम पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उस बॉडी का या ऑब्जेक्ट का शेप कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, dq by dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। dq by dv itself says चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और dq by dv और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग उसका दूसरा जो नाम है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq by dv इज रो विच इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे ही किसी भी शेप की सरफेस पे, चाहे वो डिस्क हो या फिर हॉलोस्फीयर की एक्सटर्नल सरफेस हो,
हम लोग उसके उस सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब हम लोग किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वी गेट अ फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज डी क्यू बाई डी ए। सिग्मा इज डी क्यू बाई डी ए। सिग्मा इज डी क्यू बाई डी ए। इसमें याद रखना, सरफेस का जब भी तुम एग्जांपल ले रहे हो, थिन थिन ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसकी थिकनेस मिनिमम। थिकनेस मिनिमम मतलब वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो सरफेस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी यू कैन से सिंगल लेंथ, क्योंकि लेंथ के लिए हम लोग थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्बडा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता है, जिसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है विच इज लेंथ। थिन रॉड, रिंग, ये सब में लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका सिंबल है लैम्बडा, डी क्यू बाई डी एल। लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो इनका कैसे यूज करना है अपने को, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज मुझे किसी चार्ज बॉडी जिसके वॉल्यूम, सरफेस या लेंथ के ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अराउंड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब Q नहीं लूंगा मैं, ठीक है। Q की जगह पे मैं क्या लूंगा, dq। रिमेंबर दिस, Q को रिप्लेस करके मैं क्या लेने वाला हूं, dq। और dq का फॉर्मूला मुझे पता है। अगर चार्ज पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा टाइम्स dl। अगर चार्ज पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा टाइम्स dA। और अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq का फॉर्मूला हो जाएगा dv टाइम्स रो, और रो टाइम्स dv। ठीक है। सो dq मैं यूज करने वाला हूं इस फॉर्मूला में q की जगह पे, और dq की जगह पे जो उसकी वैल्यू है सिग्मा dl, सॉरी लैम्बडा dl, सिग्मा dA या फिर रो dv, वो मैं डाल के फिर आगे सॉल्व करूंगा। लेकिन इसके लिए करते कैसे हैं, मतलब हाउ डू वी प्रोसीड, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया ब्रीफली सो दैट द थियरी इज अंडरस्टूड वेल। To calculate the electric field intensity due to a continuous charge distribution, one needs to select appropriate segment। एक छोटा सा सेगमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। वो सेगमेंट उस बॉडी की लेंथ पे हो सकता है या उसके एरिया पे या उसके वॉल्यूम पे हो सकता है। मतलब एक छोटा सा सेगमेंट हमें पहले सिलेक्ट करना है, फिर उस सेगमेंट को प्रॉपरली अगर इंटीग्रेट करेंगे एक अप्रोप्रिएट रेंज पे। अप्रोप्रिएट रेंज कैन बी द होल लेंथ, होल एरिया और होल वॉल्यूम। अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर डायरेक्शन को भी कंसिडर करके साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जैसे हम लोग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेते थे तुम्हारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में, वैसे ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रीट करना है। यहाँ पे dq के तीनों फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें दिए थे वो दिए। ठीक है। सो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट डेरिवेशन। अभी इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, मैं आज सिर्फ एक डेरिवेशन पे फोकस कर रहा हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिंगल डेरिवेशन पे, दैट इज व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग। ठीक है। रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब क्या करेंगे इसमें, इस केस में
मेरे को कोई बता सकता है ये कौन सा केस है? इट इज़ द केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये कौन सा केस होगा तीनों में से? रिंग के पास कोई एरिया होता है? नहीं होता है। वॉल्यूम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। रिंग के पास सिर्फ लेंथ होती है, सिर्फ लेंथ होती है। मतलब रिंग की ये जो पूरी लेंथ है विच इज इक्वल टू इट्स सर्कमफरेंस, उस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें रिंग की लेंथ को कंसिडर करना है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करना है हमें। मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली ऑन द होल रिंग, ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। और डी क्यू क्या हो जाएगा इस केस में? लैम्बडा बाई डी एल, सॉरी लैम्बडा टाइम्स डी एल। डी क्यू विल बी लैम्बडा टाइम्स डी एल। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर करके ये पूरा डेरिवेशन करेंगे। लेकिन डेरिवेशन आगे लेके जाने से पहले सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक तुम्हें पॉइंट बताया था, वन नीड्स टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सेगमेंट, और उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर रेंज पे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सेगमेंट क्या होगा यहाँ पे? तो अगर तुम ये फिगर को ध्यान से देखोगे, मैं तुम्हें सेगमेंट दिखाऊंगा। वेट, I'll show you the segment. The segment is here. You see the small dq, मैंने अभी हाईलाइट किया है। एक्चुअली ऑलरेडी वो डार्क में दिखाया है dq। तो मैंने दो सेगमेंट क्यों लिए हैं? क्योंकि ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। और ये दोनों सेगमेंट की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे निकालना है। पॉइंट P कहाँ पे? पॉइंट P इज एग्जैक्टली ऑन द, यू कैन से, ये जो रिंग है ना, इसका जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रिंग। और ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है उसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट P। ये पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द होल रिंग, वो मुझे निकालना है। वाई 2 पॉइंट्स, वाई 2 सेगमेंट्स आई हैव सिलेक्टेड? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर मैं एक ही पॉइंट सिलेक्ट करता, देन सिमेट्रिकली आई वुड हैव डन ओनली हाफ द जॉब इट वुड हैव रिक्वायर्ड। सिर्फ आधा काम होता सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली को समझो, देखो सपोज एक सेगमेंट में यहां पे लेता हूं, उसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ऑपोजिट, उसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ऑपोजिट एक सेगमेंट यहां भी है। अगर एक सेगमेंट में यहां पे लेता हूं, उसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ऑपोजिट एक सेगमेंट यहां भी है। और ये जितने भी सेगमेंट्स है इस रिंग पे जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट है, वो सारे सेगमेंट इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उनको हम या ऐड कर सकते हैं या तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसलिए दो दो सेगमेंट लेना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ एक सेगमेंट से काम करूंगा तो क्या होगा कि मुझे सारे कंपोनेंट उस सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके सारे कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। मतलब आई विल डू जस्ट हाफ द जॉब। सो इसलिए टू कंप्लीट द जॉब आई विल टेक 2 सिमेट्रिकल सेगमेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ डायमीटर। अब डायमीटर देखो, if I tell you the diameter can be, sorry, the diameter can be like this also, it can be like this also, it can be like this also, and it can be like this also. There are so many diameters in a ring, infinite diameters.
मुझे सिर्फ एक डायमीटर लेना है और वो डायमीटर के दोनों एंड पे जो सेगमेंट बन रहे हैं उनको लेना है. इफ आई कंसिडर ओनली दैट, तो मुझे सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो इंटीग्रेशन से मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट. तो पहले मैं सिर्फ तुम्हें ये फिगर से ही एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे जाएंगे. ओके, सो ये जो चार्ज है डी क्यू, दैट इज ड्यू टू द स्मॉल लेंथ सेगमेंट ऑन पॉइंट ए, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डी ई, विच इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एट पॉइंट पी. और ये जो पॉइंट बी पे चार्ज है डी क्यू, स्मॉल लेंथ सेगमेंट की वजह से, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई. अब ये डी ई के कंपोनेंट समझने के लिए तुम्हें एंगल समझना पड़ेगा. एंगल समझने के लिए हम लोग जो डाइपोल में जो क्राइटेरिया हमने लिया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ऑल्सो दिस विल बी 90 डिग्री एंड दीज आर द रेडियाई, सो दे विल बी इक्वल. सो मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल जो यहाँ पे थीटा थीटा लिखा है वो इक्वल है. अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होंगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. तो इतना तो क्लियर हमें समझ में आ गया है. अब क्या है, अब देखो ये जो डी ई है इसके दो कंपोनेंट है. बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो है डी ई कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा. यहां भी डी ई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा है. अब तुम देख सकते हो डी ई साइन थीटा दोनों जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इक्वल और ऑपोजिट है. इक्वल और ऑपोजिट कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचे कौन से कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट्स जो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू these two segments, I'm sorry, total electric field due to these two segments is dE cos theta in the vertical direction. अब जस्ट इमेजिन, ये तो मैंने सिर्फ ये दोनों सेगमेंट को लिया है, ऐसे तुम मल्टीपल सेगमेंट्स ले लो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे. ठीक है, पूरी रिंग को सेगमेंट्स में डिवाइड करके अगर जितने भी सेगमेंट ले लो तो तुम्हें क्या मिलेंगे? तुम्हें उतने ही वर्टिकल कंपोनेंट मिलते जाएंगे. मतलब ये सारे डी ई कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं ओवर द होल सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और उसका डायरेक्शन तो है ही मेरे पास. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन द डेरिवेशन. फ्यू मोर थिंग्स आई विल एक्सप्लेन. आई होप यहां तक क्लियर है सब कुछ. किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो मुझसे. डाइपोल का वो जो डेरिवेशन समझने के बाद दिस इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन इज द न्यू एडिशन. इंटीग्रेशन एक नई चीज आ गई है, बाकी इंटीग्रेशन के सिवा सब कुछ सेम है. अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज आर, Distance between the point and the center of the dipole. exact there is not dipole here, it's the center of the ring, center of the charged ring. चार्ज रिंग के सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आर है. एंड व्हाट इज ए? ए इज रेडियस. ठीक है, तो रेडियस को आर नहीं लेना है, ए लेना है. तुम देखो किसी बुक में रेडियस को आर और वो जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेके भी वो लोग ने सॉल्व किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तुम एसएल अरोरा में देखोगे कुछ अलग है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है, इस बुक में थोड़ा अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट एक जो नोटेशन तुम फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, तो तुम्हें फॉर्मूला उसी फॉर्म में याद रहेंगे. ठीक है, आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको. अच्छा, सो गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनियस और पी बी इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है. वन मोर थिंग, सिंस वी हैव cos थीटा इन्वॉल्व्ड इन आवर value of electric field, we would want to find the value of cos theta, because I have theta, I have opposite, adjacent, hypotenuse, everything, and cos theta is adjacent upon hypotenuse. थीटा के adjacent में कौन सी साइड है? r, और hypotenuse क्या है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. So this is the value of cos theta. I will be needing this when I'll do the integration and I'll put the value. ठीक है, तो ये मुझे काम आएगा cos थीटा का वैल्यू. बाकी सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है. ठीक है, चलो लेट्स गो मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन. एक चीज़
सीधा जो डायग्राम हमने समझा उसके बाद डी ई कॉस थीटा कैन बी इंटीग्रेटेड ऑल ओवर द रिंग टू गेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। डी ई कॉस थीटा को सीधा इंटीग्रेट कर दो। हमने सिर्फ 2 सेगमेंट लिए थे, ये भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ऐसे एक सेगमेंट को थ्रू आउट द रिंग, तो एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट को इंटीग्रेट करने से मुझे पूरे रिंग का ओवर द होल सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं तो पूरे रिंग पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या पूरे रिंग की वजह से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे मिल जाएगा। सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द डेरिवेशन विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड येट। मैंने सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन किया अभी तक, और डी ई कॉस थीटा कैसे आया वो एक्सप्लेन किया। अब मैं डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन में तुम्हें दिखाऊंगा, एंड दिस इज योर डेरिवेशन। सो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर वो लोग डी ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी ई की वैल्यू। रिमेंबर ई का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ई का फॉर्मूला क्या है? कैन एनीवन टेल मी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला? मैं सिर्फ बोल रहा हूं इसको डी ई बना दो, क्योंकि हमारे पास स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। सो डी ई बनाने से इसको क्या बनाना पड़ेगा? डी क्यू। अच्छा, आर की वैल्यू तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। आर की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट आर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू दिस चार्ज। तो मतलब डी क्यू और पी, मतलब ए और पी या बी और पी के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो वो मैंने डाल दिया आर स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये है तुम्हारे डी ई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट करके डी ई की एक सिंपल वैल्यू मिलेगी। अब मुझे क्या करना है? डी ई को इंटीग्रेट कर देना है। आई एम सॉरी, डी ई को नहीं, डी ई कॉस थीटा को, क्योंकि डी ई is not the electric field. dE cos theta, one of the component of electric field is the total electric field which we are interested in. So dE cos theta को हमने इंटीग्रेट किया। इसमें एक चीज किया है हमने, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, dE की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। यू सी हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ cos थीटा विच आई जस्ट टोल्ड यू, r अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बताया था ना cos थीटा काम आने वाला है। ये cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड वी गेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ये हमने डाइपोल के डेरिवेशन में 3/2 हमको आया था एक बार, मैंने तुम्हें जस्टिफिकेशन भी दिया था उसका। ये कैसे आया 3/2? तो मैंने बोला था कि इसका पावर 1 है और ये रूट है, मतलब इसका पावर 1/2 है। 1 + 1/2 होता है 3/2। ठीक है, सो ये 3/2 कैसे आया, किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिंपल चीज समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के। r कांस्टेंट है, r क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, जो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकालो। ये सब बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर द होल रिंग। नाउ यू सी इंटीग्रेशन में नीचे वो लोग रिंग लिख रहे हैं, रिंग रिंग रिंग। नाउ आई नो वन थिंग फॉर श्योर, पूरी रिंग पे कितना चार्ज है? पहले ही अगर तुम समझ लेते हैं कि पूरी रिंग पे जो चार्ज है दैट इज क्यू, द होल चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग ऑफ रेडियस ए। मतलब पूरी रिंग पे तो चार्ज क्यू है, वो तो पहले से ही पता है हमको। हमने सेगमेंट क्यों लिया? बिकॉज वो रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स होल लेंथ, एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हमने पहली बार डील कर रहे हैं, इसलिए हमने वो सेगमेंट से शुरुआत की थी। ठीक है, तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें पता है, टोटल चार्ज हमें पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, क्यू हो जाएगा ओवर द होल रिंग, सीधा उसकी जगह क्यू आ गया।
अब ये Q ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ, तो क्यू आर 1/4πε0 इंटू क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, खत्म. This is the electric field at point P, which is which is on the perpendicular to the surface of the ring on the center of the ring. उसके ऊपर अगर एक डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा उसका मैग्नीट्यूड. ये है तुम्हारा पूरा डेरिवेशन. ठीक है, इसका लेसन प्लान भेजूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी, तुम तभी इसको पूरा नोट कर सकते हो. कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं तुम्हें रिंग के बारे में. सिर्फ रिंग, जस्ट इमेजिन हम सिर्फ रिंग पे ही फोकस कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है. रिंग एक छोटी वैल्यू है. रिंग की जगह पे एक रॉड हो सकता है, एक हेमिस्फेरिकल रिंग हो सकता है, फिर रिंग की जगह पे आगे डिस्क आएगा, फिर एक हॉलोस्फीयर आएगा, फिर एक सॉलिड स्फीयर आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगी. ठीक है, रिंग एक शुरुआत है सिर्फ, जो तुम्हें सिखाता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है, छोटे सेगमेंट को इंटीग्रेट कैसे करना है. इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, इट इज़ नॉट द होल चैप्टर और होल टॉपिक ऑल्सो. दिस जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. Remember few more things, few more important details. The direction of electric field intensity at a point on the axis of ring is always directed parallel to the axis. तुमने देखा यहाँ पे तुम्हारी रिंग थी, ये रिंग से ये रिंग की जो एक्सिस है ये कौन सी है, एक्सिस किधर है इसकी, रिंग की, ये है एक्सिस. दिस इज द एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस ये नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वाला तो डायमीटर है, ये एक्सिस है. और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वो एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द एक्सिस या फिर पैरेलल टू द एक्सिस है. ठीक है, सो पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग. एक्सिस ऑफ द रिंग पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड पैरेलल टू द एक्सिस. वो सिर्फ एक्सिस से पैरेलल होती है. If the ring is positively charged, अगर पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, then electric field intensity points away from the center of the ring. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रिंग के सेंटर से दूर होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. एंड इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज, अगर रिंग के ऊपर जो चार्ज नेगेटिव है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, बट ऑलवेज अलोंग द एक्सिस. ठीक है, समझ में आया तुम्हें? अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस बट अवे फ्रॉम द सेंटर. बट इफ द रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस बट टूवर्ड्स द सेंटर. अच्छा, एक चीज और देख लो यहाँ पे क्या बोला है. इट शुड बी नोटेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स ऑपोजिट एज वी क्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग व्हाइल मूविंग ऑन इट्स एक्सिस. मैं यहाँ पे सेंटर से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर. जैसे ही मैं सेंटर को क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो पहले लेफ्ट टू राइट था वो राइट, सॉरी पहले जो राइट टू लेफ्ट था अब वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा. मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द सेंटर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस. या फिर सिंपल समझो, रिंग के दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. रिंग के दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है. रिंग के राइट में लेफ्ट टू राइट होता है और रिंग के लेफ्ट में राइट टू लेफ्ट होता है इफ द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, और एल्स वाइस वर्सा इट विल बी ऑपोजिट. अच्छा, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी याद रखना है तुम्हें. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द रिंग. अगर रिंग चार्ज्ड है, पॉजिटिव हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी. रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस का.
और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. समझ में आया क्या तुमको ये कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है. अभी आगे और डेरिवेशंस आएंगे, कुछ डेरिवेशन तो मैं तुमको ही देने वाला हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा तो डेरिवेशन कर सकते हो तुम आराम से. लेकिन उसके लिए पहले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखने के बाद हम लोग डेरिवेशन पे जाएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास आई विल टेक टुमारो इटसेल्फ एंड वी विल फिनिश दिस पार्ट बिफोर वी स्टार्ट विथ मैथ्स. मैथ्स साइड में करते रहना, ये मत सोचना कि लाइव क्लास होगा तभी देख लेंगे, मत करना ये, क्योंकि मेट्राइसिस में फटाफट जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ टू गेट ऑन टू डिटर्मिनेंट्स. फिर डिटर्मिनेंट ख़त्म होने के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आएंगे. ठीक है. सो स्टॉप द रिकॉर्डिंग.